नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों रिसेंटली भारत और जापान के बीच जो समिट हुआ वो दोनों देशों के रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस बार सिर्फ ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एआई, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस ऑपरेशन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जैसे बड़े मुद्दों पर एग्रीमेंट हुए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रही? समिट भारत और जापान के बीच था, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया चाइना की तरफ से। बीजिंग ने तुरंत वार्निंग जारी कर दी। चाइना का कहना था कि कंट्री शुड नॉट टारगेट थर्ड पार्टीज और क्रिएट एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स। अब मज़ेदार बात ये है कि इंडिया जापान जॉइंट स्टेटमेंट में कभी भी चाइना का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना को लगा कि ये सारी प्रिपरेशन इनडायरेक्टली उसी को ध्यान में रखकर की जा रही है, और यही दिखाता है कि बीजिंग इस पार्टनरशिप को लेकर कितना कंसर्न्ड है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस समिट में जिसकी वजह से चाइना इतना अनकंफर्टेबल हो गया? चलिए पूरी बात को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। भारत और जापान के बीच हर साल एनुअल समिट होती है। इस साल समिट भारत में हुई और अगले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान जाएंगे। इस बार दोनों देशों ने कई बड़े एग्रीमेंट अनाउंस किए हैं। इनमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, डिफेंस कॉरपोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी रेजिलेंस, इन्वेस्टमेंट और इंडो पैसिफिक कॉरपोरेशन जैसे सेक्टर शामिल हैं। यानी साफ है कि अब इंडिया जापान रिलेशनशिप सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप तक सीमित नहीं रहना चाहता। दोनों देश अब स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजी पार्टनर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और शायद यही बात चाइना को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन से एग्रीमेंट बीजिंग के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। सबसे पहला मुद्दा है क्रिटिकल मिनरल्स। आज के समय में लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट के बिना मॉडर्न इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, सैटेलाइट हो, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एआई चिप्स हो या स्मार्टफोन्स हो, हर जगह इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि सेक्टर में डोमिनेंस किसका है? तो दोस्तों समझिए, इसमें डोमिनेंस है चाइना का। ध्यान रखिए, चाइना के पास सारी माइनिंग नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का सबसे बड़ा हिस्सा उसी के पास है। अफ्रीका और दूसरे देशों में मिनरल निकालकर चाइना उन्हें रिफाइन करता है और फिर पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। और यही वजह है कि कई बार चाइना एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाकर दूसरे देशों पर प्रेशर भी बनाता है। अब पूरी दुनिया को समझ आ गया कि किसी एक देश पर इतना डिपेंड रहना ठीक नहीं है, और इसीलिए इंडिया और जापान ने फैसला किया है कि दोनों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स की जॉइंट एक्सप्लोरेशन करेंगे, रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स बनाएंगे और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेंगे। इस एग्रीमेंट में कहीं भी चाइना का नाम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पर पड़ने वाला है। दूसरा बड़ा मुद्दा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आज के समय में नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गई है। अगर कोई देश आपकी टेक्नोलॉजी रोक दे, चिप सप्लाई रोक दे, साइबर अटैक कर दे या सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर दे, तो बिना एक भी गोली चलाए आपकी इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए इंडिया और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी रोड मैप तैयार करने का फैसला किया है। इसमें सिक्योर सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन, साइबर रेजिलेंस, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को सुरक्षित बनाने का काम होगा। यानी फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आए तब भी दोनों देशों की इकोनॉमी आसानी से प्रभावित न हो। तीसरा बड़ा सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का हिस्सा बन चुका है। भारत के पास सॉफ्टवेयर टैलेंट है, डिजिटल इकोसिस्टम, स्किल्ड वर्कफोर्स और डाटा कैपेबिलिटीज़ है। वहीं जापान के पास रोबोटिक्स, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मटेरियल के डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। अब दोनों देशों ने ये तय किया है कि एआई रिसर्च, इनोवेशन, टैलेंट डेवलपमेंट और इंडस्ट्री एप्लीकेशन में मिलकर काम करेंगे। मतलब दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों साथ आएँ तो एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बन सकती है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन पर। सेमीकंडक्टर आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान है। स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कार हो, मिसाइल सिस्टम हो, रडार हो या सैटेलाइट, हर जगह चिप्स की जरूरत पड़ती है। जापान सेमीकंडक्टर मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में दुनिया की सबसे बड़ी लीडर्स में से एक है। वहीं भारत अभी अपना डोमेस्टिक चिप फैब्रिकेशन, असेंबली और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। इस कॉरपोरेशन का फायदा ये होगा कि फ्यूचर में चिप सप्लाई और मजबूत होगी और चाइना पर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं शायद इस समिट की सबसे बड़ी अचीवमेंट की, डिफेंस कॉरपोरेशन। देखिए अभी तक इंडिया और जापान के बीच डिफेंस रिलेशनशिप ज़्यादा एक्सरसाइजेज, डायलॉग्स या लिमिटेड प्रोक्यूरमेंट तक ही था, लेकिन पहली बार दोनों देशों ने डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। यानी अब सिर्फ हथियार खरीदने तक की बात नहीं होगी बल्कि फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों देश मिलकर डेवलप करेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का सबसे बड़ा सिग्नल है कि दोनों देश
देश अब लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी पर। भारत और जापान दोनों की इकोनॉमी समुद्री व्यापार पर काफ़ी डिपेंडेंट है। भारत के लिए इंडियन ओशियन और स्ट्रेट ऑफ मलाका बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं जापान के लिए साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी लाइफलाइन की तरह है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चाइना लगातार इन रीजन्स में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इसी वजह से इंडिया और जापान ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ और ओपन सी लेन्स को सपोर्ट करने की बात दोहराई है। मतलब इंटरनेशनल वाटर में किसी एक देश का दबदबा न बने और सभी देशों को बराबरी का अधिकार मिले। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जापान ने भारत में 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के फ्रेश इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है और लॉन्ग टर्म टारगेट रखा गया है कि अगले दशक में लगभग 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट भारत में किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, एआई, मोबिलिटी और एडवांस इंडस्ट्रीज में जाएगा। यानी इंडिया के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की एम्बिशन को इससे बड़ी ताकत मिलेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर जापान भारत के साथ इतना क्लोज क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण है सिक्योरिटी। चाइना लगातार ईस्ट चाइना सी और जापान के आसपास मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा रहा है। ऐसे में जापान चाहता है कि इंडो पैसिफिक में उसका एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो और भारत से बेहतर विकल्प उसके पास शायद कोई है भी नहीं। दूसरा कारण है इकोनॉमी। जापानीज कंपनीज अब चाइना से बाहर निकलकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना चाहती है। इंडिया उनके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बनकर उभरा है। यंग वर्कफोर्स, बड़ा कंज्यूमर मार्केट और तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी, ये तीनों चीज़ें जापान को इंडिया की तरफ आकर्षित कर रही थी। तीसरा कारण है टेक्नोलॉजी। भारत सॉफ्टवेयर और डिजिटल इनोवेशन में मजबूत है और जापान मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ में। दोनों मिलकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एक चौथा कारण है एनर्जी सिक्योरिटी। दोनों देश चाहते हैं कि फ्यूचर में एनर्जी सप्लाई किसी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से प्रभावित ना हो, इसीलिए रेजिलेंस पर भी कॉरपोरेशन बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि चाइना को डर किस बात का है? देखिए, ऑफिशियली कभी भी चाइना का नाम नहीं लिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर एग्रीमेंट देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना का मोनोपोली कमज़ोर होगा, सप्लाई चेन चाइना से डाइवर्सिफाई होगी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा, एआई कॉरपोरेशन बढ़ेगा, डिफेंस कोलैबोरेशन एक्सपैंड होगा, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप और मजबूत होगी, जापानीज इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ आएगा और मल्टीनेशनल कंपनीज को भी इनकरेज किया जाएगा कि वो चाइना पर डिपेंडेंस कम करे और भारत जैसे ट्रस्टेड पार्टनर की तरफ आए। यानी बिना चाइना का नाम लिए ही ऐसे कई इनिशिएटिव शुरू हो गए हैं जिनका सबसे बड़ा असर चाइना की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पर पड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि सबमिट खत्म होने का इंतजार तक भी नहीं किया गया। एग्रीमेंट अनाउंस होते ही बीजिंग की तरफ से वार्निंग आ गई कि थर्ड कंट्री को टारगेट मत करो। लेकिन अगर चाइना का नाम लिया ही नहीं गया, फिर इतनी बेचैनी क्यों? यही सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस सबमिट का मैसेज बिल्कुल साफ है। इंडिया और जापान अब सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, एआई, डिफेंस और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले वर्षों में अगर ये पार्टनरशिप इसी तरह मजबूत होती रही तो इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे सबमिट में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।